में बात करेंगे। तो आखिर क्या है फ्रोजन शोल्डर? व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर आल्सो नोन एज अधेसिव कैप्सुलाइटिस। अगर आपके सामने देखो, ये फायदा होता है ट्रेनिंग का कि कोई व्यक्ति आपकी टांग खिंचाई कर रहा है तो वो पूछता है कि आप अधेसिव कैप्सुलाइटिस का इलाज करते हो? आप बोलोगे यार वो क्या होता है। आज के बाद आप नहीं बोलोगे वो क्या होता है। अधेसिव कैप्सुलाइटिस को ही फ्रोजन शोल्डर बोला जाता है। इसको फ्रोजन शोल्डर को अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। आपसे कोई बोलेगा कि आप अधेसिव कैप्सुलाइटिस का इलाज करते हो? हाँ हाँ, अधेसिव कैप्सुलाइटिस का हम इलाज करते हैं, दैट इज फ्रोजन शोल्डर। और ये कैसे कंडीशन है? adhesive capsulitis is a condition that causes stiffness। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस मतलब कंधे जाम हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, आपको दर्द भी होता है, एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द शोल्डर जॉइंट। और आपका जो हाथ का जो मोशन है वो कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, पूरा नहीं उठता। किसी का यहाँ तक उठता है, किसी का यहाँ तक उठता है, किसी का यहाँ तक उठता है तो पीछे तक नहीं जाता या ऊपर सीधा नहीं जाता। यानी कि अलग अलग इसकी रेंजेस है कि अलग अलग मोशन, अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से वो क्या स्टेजेस होंगी उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। It occurs when the capsule surrounding the shoulder joint become thickened and tight। ये कब होता है? जो कैप्सूल है, अधेसिव कैप्सूल, में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कैप्सूल होता क्या है। ये कब होता है? जब जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट के बीच में वो मोटा हो जाता है और टाइट हो जाता है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है, लचीलापन खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। और जब पत्थर की तरह टाइट हो जाएगा तो आपके शोल्डर की मूवमेंट खत्म हो जाएगी और वो मोटा भी हो जाता है, लीडिंग टू डिक्रीज ए मोबिलिटी एंड पेन व्हेन ट्राइंग टू मूव द आर्म। और आपकी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, उसको कम करता है और पेन को बढ़ाता है। जब आप हाथों की मूवमेंट करेंगे तो पेन ज्यादा बढ़ेगा। इसी को बोला जाता है फ्रोजन शोल्डर। अब देखिए लेफ्ट साइड में, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है और यहाँ पर ये है इनका क्लेविकल और ये है एक्रोमियन और ये है वही जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल जो एडहेसिव का काम करता है। एडहेसिव मतलब चिपका करके रखता है। एडहेसिव जैसे आपने देखा होगा फेविकोल क्या है? एडहेशन है ना? एडहेशन, एडहेशन मतलब चिपका, चिपकना। तो ये जॉइंट कैप्सूल है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। इसको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट या फिर आप कैप्सूल बोल सकते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कब होगा? जब ये मोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और ये ह्यूमरस है और ये स्कैपुला, स्कैपुला आपके कमर का पीछे वाला हिस्सा, जो पीछे जो ब्लेड बनता है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। और ये पूरी बाजू है, बाजू वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है कि आपने देखा हो किसी किसी को ह्यूमरस में यहाँ भी पेन होता है, वो दैट इज सेपरेट डिजीज। और ये क्या है? ये है हमारा जॉइंट कैप्सूल। अब जॉइंट कैप्सूल के अंदर थिकनेस आ जाती है, वो टाइट हो जाता है, तो वो बन जाता है हमारा फ्रोजन शोल्डर जॉइंट। आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा कैप्सूल जिसके अंदर टाइटन भी हो चुका है, टाइटनेस भी आ चुकी है और उसके साथ साथ ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो चुका है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी खत्म हो चुकी है और ये थिकन भी हो चुका है, मोटा भी हो चुका है। अब देखो ना यहाँ पर और यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, प्लस ये टाइट भी हो गया है। तो इसी को बोला जाता है फ्रोजन शोल्डर जॉइंट। ये है नॉर्मल शोल्डर जॉइंट और ये है फ्रोजन शोल्डर जॉइंट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जब टाइटन हो जाएगा तो यहाँ और इधर यानी क्लेविकल और एक्रोमियन, क्लेविकल और एक्रोमियन की मूवमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट के लिए उसको स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से होगा? कि उसका साइज तो थिकन हो चुका है, उसका साइज तो कैप्सूल का मोटा हो चुका है, टाइट हो चुका है और मोटा हो चुका है, यानी टाइट भी हो चुका है और मोटा भी हो चुका है। तो जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो हाथ ऊपर कैसे जाएगा? है ना? मूवमेंट होगी तो हाथ ऊपर कैसे जाएगा? हम करेंगे कैसे, वो बात की बात है। हम ठीक कैसे करेंगे वो बात की बात है। पहले हम इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है उसके कारण क्या है।
अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल जॉइंट कैप्सूल है, और इधर आ गया इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल। इन्फ्लेम्ड मतलब सूजन भी आ चुकी है, थिकनेस भी बढ़ चुकी है, सूजन भी आ चुकी है, थिकनेस भी बढ़ चुकी है, टाइट भी हो चुका है। अब इसके कॉजेज क्या है, किस वजह से होता है, कॉजेज भी देखेंगे कि आखिर कारण क्या है। नंबर 1, इंजरी और सर्जरी। आप देखिए कई बार आपको ट्रॉमा हो गया, शोल्डर की इंजरी हो गई, ट्रॉमा और इंजरी टू द शोल्डर कैन लीड टू रिड्यूस मोबिलिटी और इमोबिलिटी विच में ट्रिगर फ्रोजन शोल्डर। आपका कोई चोट लग गया उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर पोस्ट सर्जिकल रिकवरी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सर्जरी हुई है और आपकी उसमें रिकवरी नहीं हुई, मूवमेंट नहीं हुई है, मूवमेंट नहीं हुई है तो वो फ्रोजन होना शुरू हो गया, है ना। और जब आपके रिकवरी का टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ गया, मान लेते हैं आपको आपकी मेजर सर्जरी हुई है, उसका रिकवरी टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ गया, तो ये रिस्क भी और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर खुलेगा। दूसरा कॉज क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज ऐसी बहुत सारी बीमारियां लेकर के आती है जिनमें से एक फ्रोजन शोल्डर भी है। पीपल विद डायबिटीज आर मोर लाइकली टू डेवलप फ्रोजन शोल्डर। आप देखेंगे जिन लोगों का अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, तो वो क्या करता है, डायबिटिक आ, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम को वीक करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेरिब्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारे नर्वस सिस्टम को वीक करता है। जब नर्वस सिस्टम को वीक करता है तो धीरे धीरे आपके मसल्स के ऊपर भी काम करता है, मसल्स के ऊपर काम करेगा तो आप देख रहे हैं कि जो कैप्सूल है, तो उसी को बोला जाता है अधेसिव कैप्सुलाइटिस। तो वो आपका वो भी टाइट होना शुरू हो जाएगा, उसका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। द एग्जैक्ट रीजन इज अनक्लियर। डॉक्टर को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट रीजन शुगर क्यों इफेक्ट डालता है, बट इट्स बिलीव्ड दैट हाई ब्लड शुगर में अफेक्ट द शोल्डर टिश्यूज एंड लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस। जिन लोगों का कंट्रोल शुगर है उन लोगों को ये समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ना टेस्ट नहीं कराते। हम बोलते हैं HbA1c करा लो, नहीं 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 कराएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अपने आप को धोखा देना है। अगर ज्यादा बढ़ के आ गया तो, अगर तुम टेस्ट नहीं कराओगे तो क्या वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग अपना शुगर मॉनिटर नहीं करते, कहते नहीं अभी नहीं कराऊंगा, अभी ना दिवाली गई है, क्योंकि अभी ना दिवाली पे मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, अभी नहीं कराऊंगा, कुछ दिन कंट्रोल कर ले तो फिर टेस्ट कराऊंगा क्योंकि घर में डांट पड़ेगी। अब ये सब करने से होगा क्या, देखो आपको आज शुगर कितना है, अगर आपने गलती से मिठाई खा ली है तो आज शुगर कितना है, आपको मॉनिटर हमेशा करते रहना चाहिए। उसमें आप कंजूसी करते हैं और देखो ना उसके अलग अलग साइड इफेक्ट होंगे, फिर आप बोलते हैं मेरे कंधे में क्यों दर्द है, तो ये सब शुगर के साइड इफेक्ट है। उसके बाद तीसरा कॉज वो है आपका थायराइड डिसऑर्डर। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, किसी भी तरह का थायराइड हो, थायराइड कैन रिस्क थायराइड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग फ्रोजन शोल्डर। देखो जब थायराइड, आप कॉमन सेंस है, अब मोटे होने वाला थायराइड है तो भी आपका जो कैप्सूल है वो उसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो भी प्रॉब्लम आएगी फ्रोजन शोल्डर की। प्लस जिनका कमजोर होने वाला थायराइड है, यानी हाइपरथायराइडिज्म, जो पतले होने वाला थायराइड है, उसमें भी आपके सभी टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। आपके टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके मसल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके कैप्सूल के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी तीसरा कारण है थायराइड डिसऑर्डर। तो जिन व्यक्ति को थायराइड और डायबिटीज की समस्या है, आप उनका एक्यूलाइफ के माध्यम से आप उनका 33 भी चेक करेंगे, 72 भी चेक करेंगे, तो पता चल जाएगा कि भैया कंधे में दर्द डायबिटिक और थायराइड पेशेंट को बड़ा ही कॉमन है। तो ये तीसरा कॉज समझ में आ गया आपको। चौथा कॉज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। पीपल विद हार्ट डिजीज में आल्सो हैव ए हायर रिस्क ऑफ फ्रोजन शोल्डर। मान लेते किसी पेशेंट ने एंजियोप्लास्टी कराई है या अपनी बाईपास सर्जरी कराई है, आपको ये कॉमन सेंस हो जाना चाहिए यार, इसका मुझे इसका शोल्डर भी चेक करना है ना। तो यानी कि ये उम्मीद हो सकती है कि अगर वो कार्डियक पेशेंट है, तो कार्डियक पेशेंट का इन्फ्लेमेशन, कार्डियक पेशेंट कब बना, जब उसको MI हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। MI मतलब
मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक हुआ। और जब हार्ट अटैक ऐसे नहीं हो गया सडनली, उसको शोल्डर पेन हुआ होगा, है ना, शोल्डर पेन हुआ होगा तभी उसको हार्ट अटैक हुआ होगा। शोल्डर पेन हुआ होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन हुआ होगा, तभी हार्ट अटैक हुआ होगा। जब शोल्डर पेन हुआ होगा तो उसके कैप्सूल के ऊपर भी इन्फ्लेमेशन आया होगा, और जब इन्फ्लेमेशन आया होगा तो हो सकता है कि उसका जो शोल्डर है वो भी फ्रोजन हो जाए। तो ये चौथा कारण है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ये बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है, और ये सब बातें बनावटी नहीं है। ये सारी बातें पढ़ पढ़ करके हमने ये पीपीटी बनाई है। सब कुछ पढ़ने के बाद ही आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है। और पांचवा जो कारण है वो है आपका पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में आपने देखो जिन लोगों के हाथ इस तरीके से कांपते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि पार्किंसन। इट कैन मेक इंडिविजुअल मोर प्रोन टू शोल्डर स्टिफनेस। देखो, जब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपके हाथों तक को आपको कांपने पे मजबूर कर दिया, तो आप देखेंगे जिनको भी पार्किंसन डिजीज है, आप देखेंगे उनकी मसल्स भी सारी वीक होती चली जाती हैं, क्योंकि नसें भी खराब होती हैं, और नसों आपके मसल्स में भी नसें हैं, और नसों के साथ साथ आपका जो कैप्सूल है वो भी डिसबैलेंस होता है। तो पार्किंसन डिजीज भी एक बहुत बड़ा कारण है फ्रोजन शोल्डर के लिए। छठा कारण है पैरालिसिस यानी स्ट्रोक। If someone has had a stroke and has limited use of one arm, they may be more prone to frozen shoulder। कहने का मतलब क्या है, माने ना किसी का बीपी शूट अप हुआ, बीपी पहुंच गया 250, 250 बीपी पहुंचने के बाद उसको स्ट्रोक हुआ, वो हो गया पूरा लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस। अब लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है तो उसके लेफ्ट साइड की मूवमेंट ही नहीं है। अब जब ना उसके हाथों की मूवमेंट है ना उसके पैरों की मूवमेंट है, जब हाथ उठेगा ही नहीं तो क्या होगा, कैप्सूल अपना इन्फ्लेमेशन टाइट हो जाएगा। क्योंकि वो टाइट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिन रात हमारे शोल्डर चलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं, है ना। तो इसलिए वो स्टिफ भी नहीं होता, टाइट भी नहीं होता, अपना साइज भी नहीं बढ़ाता। लेकिन जिस व्यक्ति को पैरालाइज्ड है, तो जाकर उसकी मूवमेंट एक साइड की खत्म है, और उसको ऐसा करते करते काफी समय निकल चुका है। ऐसा नहीं कि आज पैरालिसिस हुआ तो आज उसका फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, नहीं। जब उसकी मूवमेंट को बहुत लंबा समय हो जाएगा, कि बहुत लंबे समय से उसकी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तब जाकर के उसको फ्रोजन शोल्डर होगा। क्योंकि जो कैप्सूल है उसको मूवमेंट नहीं मिल रही है दोनों तरफ से, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेवंथ जो रीजन है, सातवां जो कारण है वो है ऑटो इम्यून सिस्टम। आपका ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ऑटो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सभी पार्ट के ऊपर अफेक्ट डालता ही डालता है। आप देखना जिनको भी ये तीनों समस्याएं जो मैंने आपको बताई है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और तीसरा मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये तीनों जो डिजीज हैं एक जैसी ही लगती है देखने में, और ये सारे ऑटो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से ही ये समस्या होती है। तो chronic inflammation of the shoulder joint or autoimmune disorder could play a role in the thickening and tightening of the shoulder capsule। और यही रोल प्ले करता है आपके कैप्सूल को टाइट करने के लिए और मोटा करने के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रोजन शोल्डर। तो ये हैं कॉजेज जो आपको फ्रोजन शोल्डर बना सकते हैं। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या इनमें से कोई भी ऐसी समस्या है, तो उनकी ये शोल्डर की मूवमेंट लगातार होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। और डायबिटिक पेशेंट तो मूवमेंट तो करता ही है, ऐसा नहीं कि उसकी मूवमेंट नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट को ये बाय डिफॉल्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ बाय डिफॉल्ट है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में ऑटो इम्यून सिस्टम किसी का कभी भी गड़बड़ कर सकता है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम के लिए आप अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाते रहिए ताकि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम
आपका हमेशा मेंटेन रहे। अब स्टेजेस क्या क्या है इसकी, आप देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर की क्या क्या स्टेजेस है। आप देखेंगे फ्रोजन शोल्डर टिपिकली डेवलप इन 3 स्टेजेस। नंबर 1, फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज क्या है? पेन बिगिन टू इंक्रीज एंड द शोल्डर ग्रेजुअली बिकम मोर स्टिफ, मेकिंग इट हार्डर टू मूव। यानी कि आपका पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो कंधे हैं, जो आपके शोल्डर हैं, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यहाँ पर ना कुछ खिंचाव सा होने लगा है और मेरे ना कंधे में धीरे धीरे दर्द भी होने लगा है। तो ये शुरुआत होगी। दूसरा होगा स्टेज, वो होगा आपका फ्रोजन स्टेज। द पेन में लेसन, यानी कि आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। फ्रीजिंग स्टेज में पेन ज्यादा होगा, फ्रोजन स्टेज में आपका पेन कम हो जाएगा, बट द शोल्डर इज स्टिल वेरी स्टिफ। पर आपका जो शोल्डर है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा। एंड मूवमेंट इज सिग्निफिकेंटली लिमिटेड। अब देखो फ्रीजिंग स्टेज में आपकी मूवमेंट हो रही थी लेकिन कम हो रही थी। फ्रोजन स्टेज में आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली, यानी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आपकी रुक जाएगी। उसके बाद है उसके बाद है आपका थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज क्या है? ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफर्स। आपको धीरे 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 2 से 3 साल के अंदर अंदर, धीरे 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 2 से 3 साल के अंदर आपका फ्रोजन शोल्डर अपने आप मूवमेंट करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। एंड द शोल्डर रीगेन्स मोशन, यानी धीरे धीरे आपका मोशन शुरू हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जिनका हाथ पहले नहीं उठता था, लेकिन 2-3 साल के बाद उनका हाथ पूरा उठने लगा है। एंड फंक्शन ओवर टाइम, आप देखेंगे इसमें पीपीटी में। तो नंबर 1 जो स्टेज है वो शुरुआत के 3 महीने में सीवियर इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत दर्द होगा कंधे के जॉइंट में, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इन्फ्लिक्टिंग एक्सट्रीम शोल्डर पेन इन पेशेंट्स। ये शुरुआत के 3 महीने की जो स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होगा? ये तीसरे महीने से और 9वें महीने तक रहती है स्टेज। द पेन स्टार्ट टू डिक्रीज, पेन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, बट द स्टिफनेस इन द शोल्डर जॉइंट डेवलप, यानी स्टिफनेस तो रहेगी रहेगी, कॉजिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज। और वो डेली एक्टिविटीज में आपको लगेगा कि मेरा जो शोल्डर है वो बिल्कुल अब जाम हो चुका है। अब आपको पेन भी इतना महसूस नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप समझ जाओ कि कहीं आपका कंधा फ्रोजन तो नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को शोल्डर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो आप अपनी थेरेपी स्टार्ट कीजिए, सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी सेकंड स्टेज ना है, क्योंकि आपका पूरा कंधा जाम हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा? 12वें महीने से और 24वें महीने तक, यानी 1 साल से लेकर के और 2 साल 2.5 साल भी हो सकता है, पेन एंड स्टिफनेस, यानी दर्द और अकड़न, जो अकड़ापन है, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ शोल्डर एंड ओवरऑल सिम्टम्स ग्रेजुअली सबसाइडेड, मतलब धीरे धीरे अपने आप सब्सिडाइज भी हो जाएगा। इन सम पेशेंट, कुछ पेशेंटों में इट टेक्स मोर देन 2 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 से 3 साल भी हो सकते हैं, टू गेट बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट। कई बार 2 साल 2.5 साल 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। तो ये स्टेजेस हैं हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन तो होगा ही होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या दवाइयां खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं। ऑनगोइंग डिस्कम्फर्ट even after the condition improve, some individual may continue to experience occasional shoulder pain, especially with certain movement or in colder weather। आप देखेंगे कि सर्दियों में ज्यादा पेन होगा, है ना, स्पेशली सर्दियों में ज्यादा पेन होगा, ओकेजनली होगा, कभी कभी होगा। क्रॉनिक पेन कैन अफेक्ट डेली एक्टिविटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, आपका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा अरे क्या मुसीबत है, अब मैं मतलब इतना परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो दूसरा है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपके जो एक्टिविटी है, आपके शोल्डर की जो मूवमेंट है उसकी जो रेंज है, मतलब वो लिमिटेड हो जाएगी, जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगी।
यानी लॉन्ग टर्म स्टिफनेस, यानी 2 साल 3 साल अगर आपका लगातार रहता है, इफ फ्रोजन शोल्डर इज नॉट ट्रीटेड, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया है, कोई फिजियोथेरेपी कराता है, हम लोग तो अपने एक्वालाइफ बीसीएम और हेड केयर के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया है, देयर कैन बी ए लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन द शोल्डर रेंज ऑफ मोशन, यानी लॉन्ग टर्म में आपकी जो शोल्डर की जो मोशन है यानी मूवमेंट है उसको ये रिड्यूस करेगा। दिस मीन इंडिविजुअल माइट नॉट रिगेन, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोबारा से रिगेन नहीं हो पाएगा, आपकी मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, हो सकता है, एंड कुड फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू परफॉर्म टास्क लाइक रीचिंग ओवरहेड, लिफ्टिंग और कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। आपको वजन उठाने में, आपको डेली एक्टिविटीज में, इन सब चीजों में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद तीसरा कॉम्प्लिकेशन वो होगा आपका मसल वीकनेस, वीकनेस फ्रॉम इनएक्टिविटी। As the shoulder joint becomes stiff and painful, individual often avoid using the shoulder. आपका जब स्टिफनेस हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी, तो सीधी सी बात है कि आप अवॉइड करेंगे उस कंधे को इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसे कुछ भी, अगर मैं इसे आधा किलो भी उठाता हूँ तो मेरे को पेन शुरू होता है, तो आप ऑटोमेटिकली उस हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि यार मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पेन होगा, आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, उस हाथ से आपको आप दूसरे हाथ से उठाएंगे। दिस डिसयूज, यानी ये जो कम इस्तेमाल करना है आपका, कैन लीड टू मसल वीकनेस, यानी कि आपके हाथ के इस्तेमाल करने से, आपके उस हाथ को कम इस्तेमाल करने से आपकी जो मसल्स हैं, जो आपका कैप्सूल है उसके अंदर भी वीकनेस आएगी, आपके शोल्डर के मसल्स के अंदर भी वीकनेस आएगी, मेकिंग इट हार्डर टू रिस्टोर फुल फंक्शन आफ्टर द कंडीशन। और इसको बहुत ज्यादा फुल फंक्शनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी इनएक्टिविटी भी है और आपके मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। चौथा कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आता है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। आप सोचो ना, आपको अगर फ्रोजन शोल्डर है और रात को आप करवट ले नहीं सकते, तो आप एक ही पोजीशन में, एक ही करवट में आप कितनी देर सो सकते हैं। और जैसे आपने करवट ली गलती से नींद में और एकदम से आंख खुलेगी, क्रॉनिक पेन, तो आपको उस पेन के बारे में इतना सोचने पे, सोचते 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 आपको डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है। क्रॉनिक पेन एंड डिसएबिलिटी कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस, आपको इमोशनल डिस्ट्रेस देगा। पीपल विद फ्रोजन शोल्डर मे फील फ्रस्ट्रेटेड, एंजियस यानी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन होगी बहुत ज्यादा अबाउट देयर फिजिकल लिमिटेशन, क्योंकि अब जिन लोगों को ये समस्या हो चुकी है, आप उनसे पूछो, उनका किसी से किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे, उनका मन ही नहीं करेगा बात करने का, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, उनका पूरा ध्यान उस पेन के ऊपर ही रहेगा। इन सम केसेस डिप्रेशन में डेवलप ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। अब आपको लगता है कि मैं हर चीज में मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। किसी को आप सोच करके देखो, आप गर्मी आ रही है, जिन लोगों का फ्रोजन शोल्डर है, अगर कमर में ईचिंग होती है, कमर में खारिश होती है, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, यार मेरा हाथ ही नहीं जा रहा पीछे, मैं कमर कैसे खुजाऊं। आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी अपने बच्चे में, अपने फैमिली मेंबर को बोलोगे मेरी कमर पे थोड़ी खारिश कर दो, तो आप वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं, क्योंकि ये मैं भुगत चुका हूँ। मेरा भी फ्रोजन शोल्डर हुआ था 2016 में, तब मैं टेंस में नहीं था, तो मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों से बोलता था थोड़ा लेफ्ट लो, अब थोड़ा सा राइट लो, अब थोड़ा ऊपर लो, क्योंकि मुझे उस टाइम पर आई वॉज ऑल्सो डायबिटिक, और मैं अभी भी हूँ लेकिन मेरा मेंटेन है, लेकिन उस टाइम पर मुझे चिकनगुनिया भी हुआ था, तो चिकनगुनिया प्लस डायबिटीज, इसने मेरे दोनों कंधे फ्रोजन कर दिए थे। और फ्रांस में आने के बाद जब मेरा सबसे पहले मेरे शोल्डर ओपन हुए, तब मेरा और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तभी मैंने काम शुरू किया, तो बहुत फायदा हुआ फ्रोजन शोल्डर में। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि इस बार फ्रोजन शोल्डर का टॉपिक लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत डालता है। मुझे बड़ी ट्रबल होती थी कि यार मैं किसको बोलूं, अगर चलो अभी तो आप घर में हो, अगर घर से बाहर हो, अगर आपको ईचिंग हो रही तो क्या करोगे,
बैक में अगर इचिंग हो रही है क्या करोगे, हाथ आपको उठ नहीं रहा है। और मेरे तो दोनों फ्रोजन शोल्डर थे। अगर आपका एक हाथ उठ रहा है तो चलो ठीक है, एक हाथ से आपको लेफ्ट साइड में तो चले जाओगे, लेकिन अगर आपका ये फ्रोजन शोल्डर है और इसी साइड आपको इचिंग हो रही है तो इस हाथ से तो जा भी नहीं पाओगे। फिर लगता है यार ये तो मैं क्या डिपेंडेंसी होगी मेरी, समझ रहे हो ना। तो आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जॉइंट डिसफंक्शन, रिस्क ऑफ कंपनसेटरी इंजुरीज। इफ द फ्रोजन शोल्डर अफेक्ट वन आर्म, individual may overuse the other arm or other muscle to compensate for the weakness and pain। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको लेफ्ट साइड में इचिंग हो रही है तो क्या करोगे, राइट वाला तो पहुंचेगा ही नहीं। तो ये विच कुड पोटेंशियली लीड टू अदर इंजुरीज सच एज टेंडिनाइटिस और स्ट्रेन इन द नेक, बैक और अदर शोल्डर। यानी कि टेंडिनाइटिस देगा, स्ट्रेन देगा अदर, क्योंकि अगर मैं इस हाथ से जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा तो मेरी गर्दन में भी आएगा, मेरे बैक में भी आएगा और दूसरे कंधे में भी इफेक्ट आ सकता है अगर मैंने उसको जबरदस्ती करना चाहा तो, क्योंकि एक ही हाथ मेरा यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। और सिक्स्थ है आपका डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली टास्क, ये तो फैक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि शोल्डर की जो रेस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट है, रूटीन एक्टिविटी करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको कपड़े पहनने में दिक्कत आएगी, है ना। आपको लगता है यार मेरा हाथ पूरा उठता ही नहीं है, आप ब्रश कर रहे हैं, अब ब्रश कर रहे हैं तो आप समझो ना आपका ये कंधा भी तो हिल रहा है, आपको लगेगा यार मेरे तो कंधे में बहुत ज्यादा दर्द है। आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना पड़े तो आप क्या कर पाएंगे, मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको हैबिट है राइट हैंड से ब्रश करने की, है ना। और आपको राइट हैंड से कॉम करने की हैबिट है। अब लेफ्ट हैंड से कॉम करना पड़े तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, मेरा दाहिना हाथ तो उठता ही नहीं है, तो मेरे को लेफ्ट हैंड से कॉम करना पड़ेगा। खाना बनाने वाले को दिक्कत आएगी, ड्राइविंग करने में दिक्कत आएगी, हर चीज में दिक्कत आएगी। ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर में। दीज चैलेंजेस कैन रिड्यूस इंडिपेंडेंस एंड अफेक्ट ओवरऑल वेलबींग। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है फ्रोजन शोल्डर के। और फ्रोजन शोल्डर खास तौर से डायबिटिक पेशेंट अपना ध्यान रखें। रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स, अब ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हो गया दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा भी हो सकता है। रिलैप्स और रिकरेंस इवन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, मान लेते किसी का कंधे फ्रोजन थे, ठीक हो गए, अब ऐसा थोड़ी कि वो आपको गॉड गिफ्ट मिल गया भाई अब तो ठीक हो गया, अब दोबारा कभी होगा ही नहीं, ये दोबारा से हो सकता है। especially if they return to physical activity too quickly, don't know their physical therapy regimen carefully। अगर मान लेते हैं आपने किसी की थेरेपी की है और आपने 2-4 दिन किया, उसको लगा यार मेरा कंधा तो बिल्कुल ठीक हो गया, तो तुमने 4 दिन की थेरेपी में ठीक कर दिया, अब उसको तो सेशन करना था पूरा, उसने पेशेंट ने आना ही बंद कर दिया कि बाकी दिन के पैसे क्यों दूंगा मैं तो ठीक हो गया, तो वो रिवर्स भी हो सकता है। आपने चलो एक सेशन कर दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद ऐसे भी हो सकता है उसको लगा तो मेरा कंधा बिल्कुल ठीक हो गया, शुगर की परवाह नहीं है कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मीठी चाय नहीं छोड़ सकता, और शुगर उसका अनकंट्रोल्ड है, 6 महीने बाद साल भर बाद फिर से क्या मेरा कंधा फिर से जाम हो गया, तो ये रिकरेंस भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। सर्जिकल रिस्क, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इन केसेस वेयर सर्जरी इज रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा, उसमें आपका जो कैप्सूल है उसके ऊपर सर्जरी की जाएगी। देयर आर इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, नर्व डैमेज भी हो सकती है, और रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के ऊपर भी आपको इफेक्ट आ सकता है। एनेस्थीसिया मतलब जो बेहोश करने के लिए इंजेक्शन और मेडिकेशन दी जाती है, एनेस्थीसिया के लिए मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ सिरिंज, तो वो सब आपके इसके ऊपर रिस्क फैक्टर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कॉम्प्लिकेशन आपका आएगा ही आएगा। अब इसका समाधान क्या है, समाधान तो है, समाधान है हमारा टीएंस। और क्या क्या समाधान है, आपको डेली आपको अच्छा खाना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए, और आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे चेयर पे हाथ रख करके आपको ये जो हाथ देख रहे हैं, मान लेते हैं ये वाला जो हाथ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस हाथ में फ्रोजन है, तो इस हाथ को
घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे 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 घुमाना है, जिससे कि यहाँ की स्ट्रेच खुलेगी। यहाँ का जो कैप्सूल है वो अपनी थोड़ा सा स्पेस देगा आपके शोल्डर के लिए। तो पेंडुलम वाला स्ट्रेच करना है इस तरीके से, चेयर पे हाथ रख करके या किसी भी ऐसी चीज पे हाथ रखकर जिससे आपका हाथ नीचे झुक सके। और दूसरा एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये आर्म सर्किल बनाना है ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। उसके बाद देख रहे हैं आप आर्म पिट स्ट्रेच, आपने किसी ऊंचे कबर्ड के ऊपर हाथ रखा और आप नीचे की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ से भी ये एक्सरसाइज होगा। और जब एक्सरसाइज होगा तो स्टिफनेस धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगी। और उसके बाद है, आप यहाँ पर देख रहे हैं चेयर पे बैठ करके क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच, आपने ऐसे लेके जाना है, फिर दूसरे हाथ को ऐसे लेकर के जाना है। ये तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरी एक्सरसाइज है। चौथा शोल्डर फ्लेक्सियन, आप ऊपर ऐसे लगा करके, व्हील लगा करके, और उसमें कोई भी आप रस्सी या कोई भी चेन लगा करके आप पुल करेंगे इधर इस हाथ से, फिर इस हाथ से इसको पुल करेंगे, फिर इस हाथ से इसको पुल करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। और एक घर की बिल्कुल देसी इलाज, आप टॉवल ले लीजिए और इस हाथ से टॉवल को नीचे खींचना है, उस हाथ से टॉवल को ऊपर उठाना है जी। और दोनों हाथों में, अगर दोनों फ्रोजन शोल्डर है तो नहीं हो पाएगा, तो फिर तो आपका ये वाली एक्सरसाइज चलेगी, आर्म सर्किल भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एक कंधा एक फ्रोजन शोल्डर है तो आप इस काम को भी, टॉवल स्ट्रेच को भी कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए, ये भी करना है। और हम ट्यांस के माध्यम से क्या करेंगे, हमें वो भी देख रहे हैं कि अगर हमारे पास, हम ट्यांस में हैं तो हमारा फ्रोजन शोल्डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या सप्लीमेंट लेंगे, ओमेगा, टीपोली, कैल्शी रिच और हेड केयर। हेड केयर अपने दोनों तरफ कैप्सूल, जिधर अगर फ्रोजन है एक तरफ है तो एक तरफ, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ। आपको 15 से 20 मिनट हेड केयर रखना है, 15 से 20 मिनट हेड केयर रखना है। और अगले 10 मिनट, 15-20 मिनट रखने के बाद अगले 10 मिनट फिर आपके शोल्डर के ऊपर इस हेड केयर को चलाना है, पूरा सेरेब्रल आर्टरीज तक पूरा चलाना है। आप देखेंगे पहले तो आपने अपने कैप्सूल को थोड़ी सी आपने पावर दी, किससे, हेड केयर से, फिर आपने थोड़ी सी मूवमेंट किया किया ताकि बीच का स्पेस भी बन जाए आपके हाथ के मूवमेंट के लिए। पॉइंट क्या करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए, LI1, LU8, 33, 72, HT8, SI5, शाइजो, ग्वांचो क्यों दिया गया, क्योंकि इंटरनल अपर एक्सट्रीमिटी पेन भी तो होगा, अब देखना ना येलो पॉइंट्स में, CX से TS6। और हेड केयर करना है 15 मिनट और बोथ शोल्डर, अगर दोनों में तो दोनों में करना है। और BCM करनी है 5 मिनट, हाथ वाली BCM 5 मिनट, हाथ वाली BCM प्रेशर दे करके करनी। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारा फ्रोजन शोल्डर। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। थैंक यू। और मेरा ये मानना है कि किसी का भी फ्रोजन शोल्डर होना नहीं चाहिए। और हम लोग ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और फ्रोजन शोल्डर होता भी है तो हम उसको अपने, ये एक्सरसाइज जो आपने देखी थी वो एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है तो विद इन 1 मंथ आपका फ्रोजन शोल्डर रिलीज होना चाहिए, बिकॉज वी आर टियानसियन, हम ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर है और हम लोगों का बीमार होना मना है। अब चलते हैं मार्च के ऑफर के लिए। वंडरफुल